मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया था। मेरी शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में की थी। मेरे पति इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सो मैं भी शादी के 6 महीने के बाद ही विदा होकर इंग्लैंड आ गई। मैं पढ़ी लिखी तो थी लेकिन एक घरेलू टाइप की लड़की थी। मगर मेरे पति चाहते थे कि मैं जॉब करूं, इसलिए मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। भगवान ने मुझे 2 बच्चे भी दे दिए। मेरी सास घर पर ही होती थीं और बच्चों की देखभाल आसानी से कर लेती थीं। सास की वजह से मुझे बच्चों की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। बड़ी बेटी तनु 4 साल की और छोटी बेटी मनु 6 महीने की हुई थी। मेरी सास देखने की अच्छी भली हट्टी कट्टी थीं, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, मगर वो जाहिर नहीं होने देती थीं। अक्सर तनु शिकायत करती कि दादी कमरे में किसी से बातें करती हैं। तनु की बात सुनकर मैं उसको चुप करवा देती कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही होंगी। समय गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी भी अब 2 साल की हो गई थी। उन्हीं दिनों सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं। मेरे पति ने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हो सकीं और अब इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थीं कि उन्होंने हमसे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। इस सारी सूरत हाल से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले लीं और घर और बच्चों के साथ साथ सास का भी ख्याल रखने लगी, लेकिन किस्मत की वो बच ना सकीं और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वो कह रही थीं, यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रहना, यहाँ रहोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज़ में न जाने ऐसा किया था कि मैं लरज कर रह गई थी। पति से इस बात का जिक्र किया तो वो बोले, अस्पताल से जाने का कहती होंगी। अस्पताल कौन सी रहने की जगह है? मम्मी यही कह रही होंगी कि अस्पताल में मत रुको, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इन्फेक्शन लग जाएगा, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी मम्मी को अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी है, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थीं। अगले दिन उनकी मौत से हमारा पूरा घर उदास रहा था। 1 महीना तो उनको हिंदुस्तान लाने और उनका अंतिम संस्कार करने में लग गया था। वापस घर पहुंचे तो नौकरी की चिंता हुई। पति से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए, तो वो बोले, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम स्कूल में होगी तो मनु की चिंता तो रहेगी, लेकिन तुम तो जानती हो यहाँ का खर्चा कितना ज़्यादा है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्च और भी बढ़ेंगे, नौकरी करना भी जरूरी है। मैं भी सोच में पड़ गई। तनु तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर मनु अभी छोटी थी, उसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, उसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल चली गई। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद काम का बहुत ज़्यादा बोझ था। आते आते शाम के 4 बज गए। भागम भाग बड़ी बेटी को लेकर पड़ोसन के पास आई तो देखा मनु सो रही थी। पड़ोसन का धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पड़ोसन भी हिंदुस्तानी ही थी, इसलिए वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। पड़ोसन ने मुझे चाय पर रोक लिया। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, चाय की तलब भी महसूस हो रही थी। सोचा घर जाकर चाय बनाऊं, फिर उसके बाद चाय पीऊं। इससे तो अच्छा है चलो यहीं पर पी लेती हूँ, कुछ गपशप भी हो जाएगी और चाय भी पी लूँगी, जिससे कि शरीर में स्फूर्ति भी आ जाएगी। यही सब सोचकर मैं वहीं पर बैठ गई। मेरी पड़ोसन का नाम सारा था और वो बहुत ही मिलनसार तबीयत की औरत थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने मुझे सलाह दी कि तुम कोई बेबी सिटर रख लो जो तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे पीछे अच्छे से संभाल सके। उसने मुझे कंपनी का नाम भी बताया जहाँ से बेबी सिटर की सेवा ली जा सकती थी। सारा का ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मैंने फ़ौरन उससे नंबर ले लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। एक लड़की को मैं जानती हूँ जिसका नाम अमृता है। वो लड़की बहुत ही अच्छी है। कभी कभी जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं इस अमृता नाम की लड़की को ही बुलाती हूँ। तुम भी उसी को काम पर रखना। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और अमृता को भेजने के लिए कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का समय दिया। मैं बेचैनी से उस लड़की का इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे अमृता आ गई थी। वो बहुत ही सुलझी हुई और प्यारी लड़की थी। उम्र यही कोई 20-22 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए ये नौकरी कर रही थी। अमृता का सारा बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था। मुझे भी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की लगी और फिर मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे रेगुलर तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हुई थी और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा किया और अपने घर चली गई।
अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। मनु से देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान उसे घर में ही मिल रहा था। वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन गईं। मैं और मेरे पति अब बहुत ही रिलैक्स हो गए कि चलो मनु का ख्याल रखने वाला कोई तो मिला। अब हम अपने अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन ध्यान मनु की तरफ ही लगा रहता था। छोटी बच्ची थी और कोई दूसरा कब तक तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता। अमृता पर मुझे भरोसा था क्योंकि ये तो उसकी जॉब थी और अपनी जॉब को बचाने के लिए वो जो भी करती अच्छा ही करती। और फिर अमृता का नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लड़की थी। इसलिए मैं और मेरे पति बहुत ही खुश थे। मेरी बेटी मनु बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्ची थी। वो अब 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। तनु स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर खूब ऊधम मचाते थे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और अमृता ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मिलनसार लड़की थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मुझे कुछ कुछ कहना चाहती है। कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को बीच में अधूरा ही छोड़ देती और फिर बाय बोलकर अपने घर चली जाती। मैं महसूस कर रही थी कि जैसे अमृता किसी उलझन में है। वो मुझे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। फिर मैंने सोचा शायद उसकी माँ ठीक नहीं होगी, छुट्टी लेना चाहती होगी और शायद खुलकर कह नहीं पाती। यही सोचकर मैं अगले दिन उसे चाय पर रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत तो है? आखिर तुम इतना चुपचाप और उदास क्यों रहती हो? क्या मनु कुछ ज्यादा ही तंग करती है? मेरी बात सुनकर अमृता मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, मनु तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बल्कि उसके साथ मेरा टाइम बहुत ही अच्छे से पास हो जाता है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान सी दिखाई देती हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाया कि तुम परेशान मत हो। जो भी परेशानी हो तुम्हें है वो तुम मुझे बता सकती हो। तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे खुलकर कर सकती हो। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन सी थी, एक परेशानी सी थी। अमृता बोली, ऊपर दाएं वाले कमरे में कौन रहता है? अमृता की बात सुनकर मैं एकदम हैरान सी हो गई क्योंकि वो तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने कहा, वहां पर मेरी सास रहती थीं, लेकिन मेरी सास के मरने के बाद अब वो कमरा खाली पड़ा है। वहां अब कोई भी नहीं रहता। अमृता की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे। एक कमरे में मेरी सास रहती थी, एक कमरा मनु और तनु के लिए था, एक कमरा मेहमानों के लिए खाली पड़ा हुआ था। नीचे हम पति पत्नी का कमरा था। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो तो सही। अमृता बोली, कुछ नहीं मैडम जी, वो मनु वहां चली जाती है और न जाने किससे बातें करती है। अमृता ने बताया तो मैं सोच में पड़ गई। अपनी चाय खत्म करने के बाद अमृता तो चली गई थी, लेकिन मैं सोचों की गहरी खाई में डूब गई थी। मेरी सास का कमरा तो मेरी सास के जाने के बाद से बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर भला मनु वहां क्या करने जाती है? और अगर जाती भी है तो फिर वहां बातें किससे करती है? रात को पति से यही बात की तो वो बोले, तुम भी क्या बेकार की बातें सोचने लगी हो? मनु अपनी दादी से बहुत अटैच थी, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है अपनी दादी की याद में वो अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और उनकी तस्वीरों से बातें करती होगी। पति के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे भी सुकून हो गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। मनु मेरी सास की बहुत लाडली थी। हर वक्त मेरी सास उससे चिपकी रहती थी और मनु भी तो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। अब उसकी दादी नहीं है तो उसे अपनी दादी की याद तो आती होगी और फिर वो अपनी दादी के कमरे में चली जाती होगी और अपनी दादी की तस्वीर से बातें करने लगती होगी। यही सब सोचकर मैंने अपने दिल को समझा लिया। अगले दिन मैंने अमृता को भी यही समझा दिया और मेरी सारी बातें सुनकर वो भी रिलैक्स हो गई थी। शायद उसे भी मेरी बातों पर विश्वास हो गया था। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे थे। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति बहुत ही फ्रेश मूड में थे। उन्होंने एक मूवी देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने अमृता से बात कर ली कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। तय समय पर अमृता घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। दोनों बच्चियां टीवी पर कार्टून देख रही थीं। अमृता किचन में मनु के लिए जूस बना रही थी। मैंने अमृता को बुलाया और उसे सब समझा दिया कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाना और खाना तो वो खा चुकी हैं। ध्यान रखना कि ज़्यादा टीवी न देखें क्योंकि तनु को सुबह स्कूल भी जाना होता है। मैंने अमृता से कहा कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम खा लेना और अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर मुझे या फिर मेरे पति को फ़ोन कर सकती हो। मेरी बात सुनकर अमृता ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को दांव पर लगाने जा रही थी। हमारे जाने के बाद अमृता ने दरवाजे बंद कर लिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर लीं और हम लोग आराम से घूमने के लिए चले गए।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद घर में क्या तूफान आएगा। अगर मुझे ये पता होता तो मैं घर से जाती ही नहीं, ये घर छोड़कर और अपनी बच्चियों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं गायब हो जाती। मेरे जाने के बाद घर में क्या क्या हादसे हुए वो अमृता ने ही मुझे बताए थे। अमृता ने बताया कि आप दोनों के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई थी। उनका खेलने का मूड था, इसलिए मैं उनके साथ ही खेलती रही थी। 8 बजे मैंने उनको दूध का गिलास देने के बाद उन्हें सोने के लिए ऊपर बने कमरे में ले गई थी। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं तरफ पहला कमरा मेरी सास यानी कि तनु की दादी का था और दूसरा गेस्ट रूम था। तीसरा कमरा बच्चियों के इस्तेमाल के लिए था। उन कमरों में अटैच बाथरूम भी थे। बच्चियों का कमरा अच्छा खासा खुला और हवादार था। कमरे में एक तरफ दोनों के बेड लगे हुए थे तो एक तरफ सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों की रैक और एक छोटा सा झूला लगा हुआ था। झूले से थोड़ा दूर बच्चियों के लिए एक टेंट भी लगा हुआ था। ये तनु की सबसे फेवरेट जगह थी। ये बच्चियों के खेलने की जगह थी। दोनों उस टेंट और झूले पर बहुत ही खुशी से खेलती थीं। इस जगह में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने भी पड़े हुए थे और नीचे एक नरम गुदगुदा बिस्तर भी लगा हुआ था। बच्चों के बिस्तर ठीक करने और उनको ब्रश करवाने के बाद मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। तनु का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने कहानियों की किताब सामने रखे रैक में से निकाली, जो तनु की सबसे पसंदीदा बुक थी, और उसमें से उसे कहानी सुनाने लगी। इस दौरान में मनु सो गई थी। तनु को भी अब नींद आने लगी थी। उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तब मैंने तनु को गुड नाइट कहकर दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां अब 9 बजा रही थीं। मुझे कुछ भूख लगी थी। मैंने फ्रिज में जाकर चेक किया तो फ्रिज में पास्ता और पिज्ज़ा मौजूद था। मैंने पिज्ज़ा के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने के लिए ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और इस घर में छाई हुई इस अजीब सी खामोशी से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। उनसे बात करके दिल को काफ़ी सुकून महसूस हुआ। उनसे अपनी घबराहट का भी जिक्र किया तो मेरी माँ बोली, अक्सर नई जगह पर ऐसा ही होता है। दिन में जहाँ कोई बोरियत नहीं होती, वहाँ रात में अजीब सी खामोशी महसूस ही होती है। ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम परेशान ना हो, अपना काम करो और 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारे इंतज़ार में जाग रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला था। सच में मैं बेकार में ही घबरा रही थी। घर बिल्कुल अकेला था। बच्चियाँ सो चुकी थीं तो घर में खामोशी तो होनी ही थी। फ़ोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अचानक अवन की बीप हुई और मैं उछल पड़ी। अरे मुझे क्या हो गया है, मैंने खुद से कहा और अवन से पिज्ज़ा निकाल कर फिर इससे एक सोडा कैन लेकर बाहर आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नज़र दौड़ाई तो वो कहीं नज़र न आया। मैंने सोफ़ा, कुशन, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर मुझे वो ना मिला। थक कर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्ज़ा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 बाइट ही खाए होंगे कि तभी मुझे अचानक किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास जाकर कान लगाए, क्योंकि आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से ही आ रही थी। अभी मैं कान लगाए सुनने की कोशिश ही कर रही थी कि सचमुच किसी की हंसने की आवाज़ थी या सिर्फ मेरा वहम था, कि तभी उसी समय हंसने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने सोचा, ये दोनों अभी तक सोई नहीं, इन्हें सुबह स्कूल भी जाना है और ये अब तक जाग रही हैं। मैं ये बात दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं उसे बंद करके गई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी मनु तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन तनु का बिस्तर खाली था। मैंने नज़र घुमाई तो कमरे में बने छोटे से झूले की तरफ कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी झूले के पास बने टेंट के अंदर से आ रही थी। साथ ही एक बच्ची का साया भी था। मैं उस झूले की तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर झूले के पास लगे तंबू को खोलने लगी। साथ ही साथ मैंने आवाज़ लगाई, तनु तुम अभी तक जाग रही हो, जल्दी से सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है और जब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर तुम्हें डांटेंगे कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई। ये कहते हुए मैं टेंट को खोलने ही वाली थी कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, दीदी मैं इधर हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई तो मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो तनु बेड के नीचे थी। उसने इशारा किया कि दीदी मैं तो इधर हूँ, उस टेंट के अंदर नहीं हूँ। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं जल्दी से आगे बढ़कर पूरा टेंट खोलने लगी। उसमें कोई भी नहीं था। हाँ, टॉर्च अभी तक जल रही थी। मैंने जल्दी से घबराकर उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से उस टेंट के अंदर किसी की परछाई देखी थी। मैंने जल्दी से सोई हुई मनु को गोद में उठाया और तनु का हाथ पकड़कर दोनों को नीचे ले आई। मगर अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही थी कि तनु ने मेरा हाथ छुड़ा लिया और वापस ऊपर कमरे की तरफ जाना चाहा। मैंने उसे रुकने को कहा।
मैं जल्दी से नीचे आकर मनु को सोफे पर लिटाया और तनु को बुलाया कि तनु नीचे आओ, हम नीचे ही लेट जाते हैं, तब तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। लेकिन तनु ने कहा, नहीं दीदी, मैं वापस उसी रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, उसने कहा। और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। फिर कहने लगी, दीदी आप इतना डरी हुई क्यों हैं? कमरे में तो कोई भी नहीं था, और वो तो मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम लारा है, वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तनु ने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। मैंने तनु से कहा, तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? तनु कहने लगी कि मैं और लारा छुपन छुपाई खेल रहे थे। इतने में लारा की मम्मी आ गई थी। लारा की मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही डरावनी हैं। तनु बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बता रही थी, लेकिन तनु की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। ये तो मैंने भी महसूस किया था कि टेंट के अंदर कोई था, लेकिन कौन था? कोई था भी या नहीं, या बस मेरा वहम था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान तनु ऊपर चली गई थी और मैं साकित बैठी छोटी मनु को देखती रही। जो कुछ भी था उसका संबंध ऊपर की मंजिल से ही था, लेकिन पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ऊपर तनु अकेली थी। मैंने सोचा तनु को नीचे ले आती हूँ जब तक कि उसके माँ बाप नहीं आ जाते। यही सोचकर मैंने एक नज़र सोई हुई मनु पर डाली और ऊपर जाने लगी। राहदारी में रोशनी फैली हुई थी। दाएं तरफ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये वही कमरा था जहां आपकी सास रहती थीं। ये कमरा उस दिन के बाद से हमेशा बंद ही रहता था, जब से मैंने आपकी छोटी बेटी मनु को वहां बातें करते सुना था। ये दरवाज़ा क्यों खोल दिया तनु ने? मैं ये सब सोचती हुई कमरे के पास आ गई थी। तनु, कहाँ हो आप? मैंने तनु को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाते लगाते मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में कुछ आहट सुनी। कमरा तो खाली था। कमरे के बीचों बीच बेड पड़ा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी। बेड की दूसरी तरफ एक दीवार के साथ एक अलमारी रखी हुई थी। आहट वहीं से आ रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। तनु, क्या आप यहाँ पर हो? मैं उसके हैंडल को छूने लगी। इसी समय मेरे पाँव पर किसी ने हाथ रखा। तनु हमेशा बेड के नीचे छुपकर खेलती थी। मुझे लगा तनु ही होगी। मैंने बिना देखे कहा, तनु, ये खेलने का समय नहीं है, और तुम इस अंधेरे कमरे में क्यों खेल रही हो? अगर तुम्हें खेलना ही है तो चलो नीचे हॉल में चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। और तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, दीदी मैं तो यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो तनु दरवाजे में खड़ी थी। तो फिर ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक काला सा हाथ नजर आया। हाथ की उंगलियों के नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से दौड़ती हुई नीचे आ गई। तनु का हाथ पकड़कर मैं उसे भी अपने साथ ले आई थी। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो, हमें जाना होगा, अभी के अभी। मैंने तनु से कहा और मनु को गोद में उठाना चाहा, मगर वो सोफा तो अब खाली था, वहाँ मनु मौजूद नहीं थी। मनु के गायब हो जाने से मेरी हालत खराब हो गई। मैं चीख चीख कर उसे आवाज़ें देने लगी। तनु भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि जैसे काम करना बंद कर चुका है। अब तनु भी मुझे देखकर रोने लगी थी। उसे रोता देखकर मैं खुद को संभालने लगी। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर थी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चियों की सुरक्षा करनी होगी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। तनु को साथ बिठा लिया, उसको तसल्ली दी और कहा, तनु मुझे बताओ, तुम अपनी फ्रेंड लारा को बुलाने जाती थीं या लारा खुद ही तुम्हारे पास आती थी? इतना तो मुझे पता था कि तनु जिसको अपना फ्रेंड बता रही थी, वो कोई बच्ची, इंसानी बच्ची नहीं है। जरूर वही कोई बुरी आत्मा है, और अब शायद उसी ने मनु को गायब किया है। मेरी बात सुनकर तनु कहने लगी, दीदी कभी कभी रात को लारा खुद ही मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है, चलो तनु हम खेलते हैं। लारा बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती थी, लेकिन उसकी मम्मी अच्छी नहीं है। जब उसकी मम्मी आ जाती थी तो फिर मैं चुपके से सोने के लिए लेट जाती थी और लारा चली जाती थी। तनु की बातें सुनकर मैं कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रही थी। मैंने कहा, तनु हमें मनु को ढूंढना है, हम उसे पूरे घर में तलाश करेंगे। अभी तो मैं उसे इसी सोफे पर लिटा कर गई थी। वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई? वो जरूर इसी घर में होगी, वो कहीं नहीं जा सकती। वो यहीं पर होगी, इसी घर में, कहीं नहीं जा सकती। वो हमें परेशान करने के लिए शायद इधर उधर कहीं छुप गई होगी। ये सब अपने दिल को समझाने के बाद हमने मनु को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे डाइनिंग रूम, टीवी लॉन्ज और एक कमरे के अलावा वहाँ पर एक स्टडी रूम भी था। मैं वहाँ भी गई। तनु भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मैंने मनु को आवाज़ भी दी, मगर मुझे कोई भी जवाब न मिला।
तनु बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करूं और आप लोगों को ये सब बताऊं, मगर आप लोग मेरी बात का विश्वास न करते, बल्कि मनु का ख्याल न रखने के लिए उल्टा मुझे सज़ा देते। मैंने मनु के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वो कहाँ जा सकती है, कहीं अपनी दादी के कमरे में तो नहीं चली गई। ये ख्याल आते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस कमरे में तो मैं अभी अभी गई थी और वहाँ पर ही तो मुझे वो हाथ दिखाई दिया था। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ ना करती, लेकिन मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। लेकिन मुझे मनु को तो ढूंढना ही था। मैं सीढ़ियों के करीब आई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसी समय मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी, मनु, मनु। हाँ, शायद ये मनु की ही आवाज़ थी। मनु ऊपर ही थी। मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी हुआ कि चलो मनु ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल डर की वजह से तेज तेज धड़क भी रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। तनु मुझे रोकना चाहती थी, मगर मैंने उसे वहीं रुकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। राहदारी अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि रोने की आवाज़ें कहाँ से आई थीं। उसी समय मैंने दोबारा से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ अब बिल्कुल धीरे से आ रही थी। मैं चलती हुई कमरे के करीब आई। आपकी सांस का वही खौफनाक डरावना कमरा मेरे सामने था। मैंने दरवाज़ा खोले बिना दरवाजे से कान लगाए। आवाज़ तो अंदर से ही आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया, मगर वो नहीं घूमा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मेरा सर एकदम से चकरा गया था, क्योंकि जब मैं और तनु इस कमरे से भाग कर नीचे गए थे उस समय दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अब ये लॉक कैसे हो गया? और छोटी बेटी मनु अंदर थी। इस दरवाजे को खोलना होगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से उसे धड़धड़ाया, मगर दरवाज़ा न खुला। रोने की आवाज़ें अब बंद हो गई थीं। मैंने चाबी की तलाश में इधर-उधर देखा। उसी समय राहदारी के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक आत्मा नजर आई, जो शायद तनु के कहने के अनुसार लारा की माँ थी। वो एक औरत थी, मगर उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसके कपड़े मटियाले रंग के थे। शरीर के खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसके देखते ही डर के मारे मेरे हलक से आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। वो ज़मीन पर नहीं थी, बल्कि वो छत से लगी हुई थी। उसके पाँव हवा में थे। उस वक्त तनु भी ऊपर आ गई। उस समय तनु भी ऊपर आ गई और उसने एक जोरदार चीख मारी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने से कमरे का दरवाज़ा खुला और तनु एक झटके से उस कमरे में चली गई। दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ मेरे गले में घुटकर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी। उसी समय वो मेरे कान के करीब आकर चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। वो मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज़ जो मैंने सुनी वो तनु की चीखों की आवाज़ थी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। यहाँ तक की कहानी अमृता ने मुझे सुनाई। अमृता की ये कहानी सुनकर मैं खामोश हो गई, और आगे की कहानी तो मुझे पता ही थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाने के बाद घर पहुँचे तो गाड़ी से निकलते ही मुझे तनु की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी, और ये चीखें सुनकर मैं और मेरे पति बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हम दोनों गाड़ी बंद करना भूलकर घर के अंदर दौड़े थे। देखा तो अमृता सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। तनु और मनु ऊपर चिल्ला रही थीं। साथ ही दरवाज़ा पीटने की भी आवाज़ें आ रही थीं। हमें नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अमृता की हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरे पति ने जल्दी से इमरजेंसी को फ़ोन किया और मैं ऊपर भाग कर पहुंची तो देखा मेरी सास के कमरे से बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर दोनों बच्चियां बंद थीं। रो रो कर उनका बुरा हाल था। तनु के दाएं गाल पर एक नील का निशान पड़ा था और उसका होंठ भी फटा हुआ था। उसने मुझे देखा तो रोती हुई मुझसे लिपट गई। मनु जमीन पर लेटी हुई थी। कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई तूफान आया हो। कमरे में फैले सामान में मेरी नज़र एक डायरी पर पड़ी थी। मैंने मनु को गोद में लिया और नीचे आ गई। अमृता के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। वो अभी तक बेहोश थी। तनु से देखकर दीदी दीदी चिल्लाने लगी। मम्मा, दीदी को क्या हुआ है? तनु मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। अमृता की माँ को बता दिया गया था। वो भी दौड़ी दौड़ी आ गई थीं। डॉक्टरों ने बताया कि अमृता को गहरी चोट नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तनु की भी ड्रेसिंग की गई और उसको दवा दी गई। तनु ने मुझे बताया कि दादी माँ उसे कमरे में ले गई थीं और मनु को भी ले गई थीं। हमने वहाँ हॉस्पिटल में यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थीं।
मेरे हाथ जो डायरी लगी थी वो मेरी मरी हुई सास की थी। उसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस कातिल का सुराग न लगा सकी। बाद में मालूम हुआ था कि बाप ही उन दोनों का कातिल था। उनकी आत्माएं अब तक वहीं उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थीं। वो वहां किसी को आबाद नहीं देख सकती थीं। मेरी सास ने कुछ मंत्रों से उन्हें अपने कमरे तक ही बंद रखा था। मेरी सास ने डायरी में ये भी लिखा था कि मैं एक ऐसा जाप कर रही हूँ जिसके पूरा होते ही ये दोनों आत्माएं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और फिर मेरा घर और मेरे बच्चे इन आत्माओं से सुरक्षित हो जाएंगे। अभी मैं अपने बच्चों को ये सच्चाई बताकर उन्हें डराना नहीं चाहती। ये घर मेरे बेटे ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है। हम इसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी सास अकेली ही उन आत्माओं से जूझ रही थीं और फिर शायद वो आत्मा मेरी सास पर भारी पड़ गई थी और मेरी सास बीमार रहने लगी थीं और एक दिन हमें छोड़कर चली गईं। मगर उनके मरने के बाद वो मेरी बच्चियों पर हावी होने लगी थीं। दूसरे दिन जब अमृता होश में आ गई और उसने मुझे अब जब सारे हादसे सुनाए तो मुझे अपनी सास की कही हुई बात याद आई। मेरी सास ने तो यही कहा था कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रुकना। अमृता ने जो किया मैं उसका बदला नहीं दे सकती थी। उसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने उसी हफ्ते मकान बदल लिया। वो मकान तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। पूरा हफ्ता मैं अपने बच्चों के साथ एक मिलने वाले के घर रही थी और जैसे ही नए मकान का इंतजाम हुआ हम उस नए मकान में शिफ्ट हो गए। अमृता और उसकी माँ को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आई हूँ। अमृता ने जिस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बच्चियों की सुरक्षा की थी, मैं इस बात को भुला नहीं सकती थी। अब हम नए मकान में बहुत ही खुशी से रहते हैं। पुराने मकान के गेट पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है कि ये घर भूतिया है। मैं नहीं चाहती जो हादसा मेरी बेटियों के साथ पेश आया वो किसी और बच्चों के साथ पेश आए। कोई अपनी जान को खतरे में डाले। वो घर अब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।